बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन चैप्टर नंबर 34 के पार्ट 2 के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन से ऑनवर्ड हमने पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करना था। इन्फ्लेमेशन बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका कोई भी टिश्यू इंजरी होती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, किसी हीट की वजह से, किसी भी वजह से जब कोई इंजरी होती है तो मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं और इन सब्सटेंसेज के रिलीज होने से उस इंजर्ड टिश्यू की कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो शायद साथ वाले अनइंजर्ड टिश्यूज को भी इफेक्ट करें। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स चेंजेस हो रही होती हैं, इन चेंजेस को हम इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू चेंजेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। अब इन्फ्लेमेशन में हो क्या रहा है, कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन में खासतौर पे हो रही होती हैं। एक तो जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां की ब्लड वेसल्स की वेजोडायलेशन हो जाती है। ठीक है, यानी उन जगहों पे ज्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। पहली चीज क्या हो गई, वेजोडायलेशन। नंबर 2, जो कैपिलरीज होती हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ब्लड ज्यादा आ रहा है और ब्लड कैपिलरीज से ज्यादा निकल भी सकता है। नंबर 3, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहां पे वो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। नंबर 4, आपके पास जो ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स थे वो भी इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे ट्रेवल करके जमा हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। और नंबर 5, इस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग तो वैसी जाहिर सी बात है यार, ये जगह पे ज्यादा ब्लड आ रहा है और परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर गई है, यानी कि वो ब्लड ज्यादा कैपिलरी से बाहर निकलेगा। तो जब इतना फ्लूइड उस टिश्यू में आ जाएगा और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ रहे हैं, हर चीज तो वहां पे आई जा रही है, तो स्वेलिंग वहां पे कॉज हो जाएगी। तो ये 5 चीजें थी आपने देखी जो कि इन्फ्लेमेशन में हो रही है खासतौर पर। अच्छा, अब जब कोई टिश्यू इंजर होता है तो ये कौन सी चीज होती है जो ये 5 चीजें कॉज करवाती है, यानी ये जो सारी चीजें हो रही हैं इनको कोई कॉज करवाने वाली चीज भी तो होगी ना। टिश्यू इंजरी हो रही है तो कैसे वेजोडाइलेशन होगी, कैसे आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स माइग्रेट करेंगे, उसके लिए जो आपके पास सब्सटेंसेज है उसके नाम यहाँ पे उन्होंने कुछ दिए हुए हैं, वो ये आप देख सकते हैं। हिस्टामीन्स, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और मुख्तलिफ वो कह रहे हैं कि रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये सारा कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लिम्फोकाइंस खास तौर पे वो टी सेल से रिलीज होने वाले सब्सटेंसेज हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये जो सब्सटेंसेज हैं ये मैक्रोफेज सिस्टम को एक्टिवेट भी कर रहे होते हैं, यानी ये सारा काम भी कर रहे हैं और मैक्रोफेज सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन में, किसी भी टिश्यू इंजरी के नतीजे में। आगे आता है वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, देखिए जब किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उस जगह को हम एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं। जिस तरह कोरोना के अंदर एक बंदे को कोरोना हो तो बाकियों को बचाने के लिए दूर रहने का कहते हैं ना, तो वेरी सिमिलरली यहाँ पे जब एक जगह पे कोई टिश्यू इंजरी हो गई है तो हम मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर से इस तरह से ये फिब्रोनोजिन इस तरह से क्लॉट्स पैदा करता है कि इर्द गिर्द ये वाला बैक्टीरिया ना फैल सके, यानी कि हम उस जगह को एक तरह से सील कर देते हैं फिब्रोनोजिन से कि वहां से बैक्टीरिया आगे ना फैल सके। अच्छा, अगर तो जो बैक्टीरिया एंटर हुआ है उसके कोई बहुत ज्यादा जहरीले असरात है, यानी बहुत टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, तो हम फौरी सील करते हैं, जल्दी सील करते हैं। और अगर इतने टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है तो सील करने में थोड़ी देर हो जाती है। सील करने से मुराद वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, तो वॉल ऑफ करने में थोड़ी देर हो जाती है अगर ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो। ठीक, तो 2 तरह के एग्जांपल्स को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एक हमारे पास आता है स्टेफाइलोकोकाई। जो स्टेफाइलोकोकाई होता है ना, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो होता है क्या है, ये एंटर होता है, इसके बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं, तो बॉडी बहुत तेजी से वॉल ऑफ कर देती है, बहुत तेजी से सील कर देती है। जब सील कर देती है तो स्टेफाइलोकोकाई अभी डिवाइड नहीं किया होता, अभी फैला नहीं होता और ये रुक जाता है। ठीक हो गया। दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस तेजी से करता है और टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। जब टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता तो बॉडी इसको बड़ा इजी लेती है, बॉडी स्लोली सील करती है। बॉडी कहती है चलो वॉल ऑफ थोड़ी देर तक कर लेंगे, जरा स्लो सील करने का प्रोसीजर थोड़ा स्लो होता है। जब सील करने का प्रोसीजर स्लो होता है और स्ट्रेप्टोकोकाई तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकाई स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और डिजीज कॉज कर देता है। फिर आगे चलते हैं मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन के अंदर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज जो हो रहे होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल आवर्स लेटर और डेज लेटर, उन रिस्पॉन्सेज को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और इस तरह से फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो बहुत सिंपल है, जहां भी कहीं बैक्टीरिया एंटर हुआ है या कोई पैथोजन एंटर हुआ है तो वहीं के जो मैक्रोफेजेस होंगे वो उसके खिलाफ एक्ट, यानी अगर लंग्स में एंटर हो रहा है तो जो एल्वेओलाई के मैक्रोफेजेस थे, स्किन से एंटर हो रहा है तो जो स्किन के मैक्रोफेजेस थे जिसका नाम हिस्टियोसाइट्स था, इसी तरह ब्रेन में
मुख्तलिफ जगह के मैक्रोफेजेस, यानी उसी जगह के जो मैक्रोफेजेस हैं, जिस जगह पे ये एंटर हुआ है उस जगह के मैक्रोफेजेस जो उसके खिलाफ रिएक्शन करते हैं, ये होता है आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर क्या होता है, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पे दूर दूर से न्यूट्रोफिल्स को बुलाया जाता है। पहले तो जो वहां के मैक्रोफेजेस थे उन्होंने काम किया, फिर करीब के न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। अच्छा, ये न्यूट्रोफिल जाहिर सी बात है ब्लड की कैपिलरी से निकलेंगे, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आएंगे। ये जो ब्लड कैपिलरी से निकलेंगे, टिश्यू फ्लूइड से आएंगे, ये पहले हम डायबिटिस को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डायबिटिस थोड़ी सी ज्यादा डिटेल के साथ उन्होंने बताया हुआ है। डायबिटिस होता किस तरह से है, पहले तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था ना कि एक नैरो जगह होती है और वहां से स्क्वीज होकर जो निकलता है उसको हम डायबिटिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एक प्रोसेस होता है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का मतलब होता है कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपकी ब्लड कैपिलरीज की वॉल से चिपक जाएं। ठीक है, उसके साथ मतलब तैयार कर लें कि हमने यहाँ से इस कैपिलरी वॉल से गुजरना है। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह होती है इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल 1 और सिलेक्टेंस। अब ये क्या करते हैं, ये अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये एक यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये उन्होंने शो किया हुआ है सिलेक्टेन। ठीक है, और ये आपके पास न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल को सिलेक्टेन ने यहाँ से चिपका लिया कि यार इधर इधर आओ ना, मैं तुम्हें पास करके दिखाता हूँ। और इसी तरह से ये जो IKM1 है, ये IKM1 इज एब्रीविएशन फॉर, जो आपने पढ़ा गया अभी, इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल 1, तो ये उसकी एब्रीविएशन है। तो ये भी इसको बाइंड कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इसको बाइंड करके बताते हैं कि यार तुम्हें हम ना यहाँ से गुजार देते हैं। ठीक, नंबर 1 ये बाइंड करते हैं, और जो दूसरा काम ये करते हैं वो ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इनमें गैप भी पैदा करते हैं, यानी उसको बुला लेते हैं और फिर एंडोथीलियल सेल्स को कहते हैं चलो यार न्यूट्रोफिल ने गुजरना है, तुम लोग थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करो। ठीक है, तो ये एंडोथीलियल सेल्स की जो अटैचमेंट्स होती हैं आपस में उनको थोड़ा लूज करते हैं और कैपिलरीज की वॉल्स में थोड़ा सा गैप पैदा करते हैं ताकि ये गुजर सके। और फिर जब ये गुजर जाते हैं, फिर ये गुजरने के बाद जाहिर बात है जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है कीमोटैक्सिस के थ्रू वहां पे ट्रेवल करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स थे, नंबर 1 मार्जिनेशन, और नंबर 2 वो वॉल्स के अंदर स्पेस पैदा करना जिसके बाद डायबिटिस हो जाएगा, और नंबर 3 आपके पास कीमोटैक्सिस। तो न्यूट्रोफिल्स की जाने की ये मैकेनिज्म था, क्योंकि जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पे न्यूट्रोफिल्स पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ द कीमोटैक्सिस। ठीक हो गया, और फिर आपके ब्लड के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होती है ना इन्फ्लेमेशन की, ये प्रोडक्ट्स आपके जब ब्लड में एंटर होती हैं तो ब्लड में एंटर होने के बाद ये बोन मैरो को कहती हैं कि जनाब बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स की जरूरत है। तो बोन मैरो ने जो न्यूट्रोफिल्स स्टोर किए हुए होते हैं वो सारे ब्लड में भेज देती है, तो ब्लड में एक्सेस न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिसको हमने कह रहे हैं न्यूट्रोफीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रोफीलिया भी हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेज हैं जिन्होंने कीमोटैक्सिस कॉज करवाया है, जिन्होंने न्यूट्रोफिल्स को बुलाया है, उन्होंने बोन मैरो को भी जाके कहा है, मतलब मुख्तलिफ सब्सटेंसेज है ना, मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक हो गया, फिर आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो क्या है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी आना शुरू हो जाए, वो भी इन्वेजन शुरू कर दें और इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ आना शुरू कर दें। अब होगा क्या, आपके ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट्स थे जो जब टिश्यू में आ जाते हैं तो फिर मैक्रोफेज बन जाते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज बन जाते हैं। ये मोनोसाइट्स बहुत तेजी से आपके टिश्यू में आना शुरू कर देंगे, लेकिन ये थोड़े से जारी बातें इमेच्योर हैं, इन मोनोसाइट्स ने कन्वर्ट होना है मैक्रोफेज में, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अपनी फुल फैगोसिटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइज में इंक्रीज करेंगे, ये कोई 8 घंटे लगेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरिंग 8 आवर्स। ठीक है, थोड़ा सा ये साइज में इंक्रीज करेंगे। साइज में इंक्रीज करने के अलावा ये अपना लाइसोसोम्स की तादाद को बढ़ाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा ये आए थोड़ी देर से हैं, न्यूट्रोफिल्स फौरन जल्दी आ गए थे, ये थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको पता है कि इनका साइज बड़ा होता है। ये 100 बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस कर सकते हैं और ये लार्जर पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस कर सकते हैं। उनके पास लाइफेजेस भी होते हैं, तो थोड़ी देर से एक्टिवेट होंगे लेकिन होंगे न्यूट्रोफिल्स से ज्यादा काम के। ठीक है, और दूसरी बात जो हमने बताई हुई है कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स की स्टोरेज बहुत होती है और ये अचानक ब्लड में इंक्रीज कर जाते हैं, तो मोनोसाइट्स की जो स्टोरेज होती है वो स्टोरेज पूल निस्बतन कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। ठीक हो गया, अच्छा फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर बाद ये जो मोनोसाइट्स हैं ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होंगे, फुली एक्टिवेट होंगे। तो थोड़ी देर बाद जब ये फुली एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर फैगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा यही कर रहे होंगे, ये कहेंगे चलो भाई न्यूट्रोफिल तुम साइड पे हो, मैं आ गया हूँ, तो ये डोमिनेट कर देंगे फैगोसिटिक एक्टिविटी में। ठीक हो गया, अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये ना सिर्फ ज्यादा बड़े पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस कर सकते हैं, बल्कि ये कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में भी इनका रोल है, जो कि हम चैप्टर नंबर 35 में डिस्कस करेंगे। तो ये कई तरीकों से सुपीरियर है न्यूट्रोफिल से। सिर्फ जो इसका डीमेरिट है, जो इसका
बुरा पॉइंट है वो ये है कि ये थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, इसीलिए ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद आता है फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में क्या किया जाता है कि बोन मैरो जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। कहती है जनाब इस वक्त एक हम हालत जंग में हैं तो फौजी बढ़ाने की जरूरत है, तो वो इंक्रीज कर देती है जो आपके बोन मैरो के अंदर मोनोसिटिक प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं वो भी, और जो आपके पास ग्रेनुलोसिटिक प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट किया जाता है कि जनाब अब हमने बहुत ज्यादा ये सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ये था फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? फौरी तौर पे जो टिश्यू माइक्रोफेजेस थे उन्होंने काम किया। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स आए, उन्होंने आके काम किया। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो मोनोसाइट्स थे वो टिश्यू में गए, जाके माइक्रोफेज बने और फिर उन्होंने काम किया। और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस हमने मोनोसाइट्स की और ग्रेनुलोसाइट्स की तादाद इंक्रीज करना शुरू कर दी। तो ये जो जो पहले एक्ट करेंगे वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और जो आहिस्ता आहिस्ता लेट एक्ट कर रहे हैं उसको हम सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस कह रहे हैं। उसके बाद है फीडबैक कंट्रोल ऑफ द मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिस्पांस। ये बेसिकली क्या है कि हम रिस्पांस भेजते हैं कि यार ज्यादा मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स की तादाद को इंक्रीज किया जाता है। लिखा है मोर देन 2 डजन फैक्टर्स, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, मैक्रोफेज की तादाद को बढ़ा रहे होते हैं। अलबत्ता 5 का नाम उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, तो ये 4-5 उन्होंने नाम दिए हुए हैं, एक इंटरल्यूकिन 1, एक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और बाकी 3 तो नाम से बड़े सिंपल हैं। जो मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होंगे वो मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, जो ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होंगे वो ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होंगे ये दोनों ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट दोनों की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह से इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के भी मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स होंगे ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की तादाद को बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ थी जो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई थी। ये जो GMCSF है ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, और इसी तरह से GCSF और MCSF अलग अलग भी। ये चीज़ बहुत सिंपल हो गई। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ पस। पस बेसिकली क्या होती है? देखें ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स शहीद ही होते हैं हमेशा। ठीक है, ये फाइट करते हैं और डेथ हो जाती है इनकी। तो ये जब डेथ हो जाती है इनकी तो डेड न्यूट्रोफिल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, और मैक्रोफेजेस अलबत्ता कभी शहीद होते हैं और कभी गाजी, कभी इनकी डेथ हो जाती है और कभी नहीं होती, कभी बच के आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ मैक्रोफेजेस की भी डेथ होती है। उसके अलावा जाहिर बात है जब किसी बैक्टीरिया ने इन्वेड किया है तो कुछ ना कुछ आपके टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाया है, तो वो भी है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो भी अब डेड हो गया, तो मुख्तलिफ चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द नेक्रोटिक टिश्यू, यानी जिस टिश्यू की डेथ हुई है, द डेड न्यूट्रोफिल्स, द डेड मैक्रोफेजेस एंड द टिश्यू फ्लूइड, ये सारा मिक्सचर जो होता है इसको हम कहते हैं पस। ठीक है, ये ऐसी जगह पे एक उभार बन जाता है और उसके अंदर पस आ जाती है, और ये पस आपकी बॉडी से फिर रिमूव हो जाती है। और अगर हम उसको बाहर से किसी भी तरीके से उसको रिमूव नहीं कर रहे तो बेसिकली होता है क्या है, जो आपकी बॉडी का अपना मैकेनिज्म है उसके मुताबिक इसकी जो मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं, जो इर्द गिर्द के टिश्यूज होते हैं, वो इसकी प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो आफ्टर द इन्फेक्शन हैज बीन सप्रेस्ड द डेड सेल्स एंड द नेक्रोटिक टिश्यू इन द पस ग्रेजुअली ऑटोलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ डेज एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। तो पस जब डिजीज खत्म हो जाती है, जब मसला खत्म हो जाता है, तो पस के अंदर जो नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं और जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनको इर्द गिर्द के टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहां तक हमारी इन्फ्लेमेशन और सारा खत्म हुआ जिसके एंड में हमने पस को डिस्कस किया। अब हम दूसरे सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पहले नंबर है इओसिनोफिल्स का। इओसिनोफिल्स 2% होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स में पहले आपको बताने लगा हूं। नंबर 1, इओसिनोफिल्स वीक फैगोसाइट्स होते हैं। हमने मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को तो पढ़ा ना, बड़े तगड़े फैगोसाइट्स हैं। ये जो इओसिनोफिल्स हैं ये वीक फैगोसाइट्स होते हैं। दूसरा, ये कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, यानी ये भी कीमोटैक्सिस को फॉलो करते हैं, ये भी केमिकल्स की तरह अपना मोशन शो करते हैं। ठीक है। तीसरा, ये जिस इंसान के अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है उनके अंदर इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो अगर किसी इंसान की रिपोर्ट में आप देखते हैं कि इओसिनोफिल्स 2% के बजाय काफी ज्यादा परसेंटेज हुई है, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के अंदर इओसिनोफिल्स की तादाद इंक्रीज कर जाती है। चौथा, ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वीक फैगोसाइट है ना, पहला पॉइंट ये था ना कि वीक फैगोसाइट है, तो चौथे पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पैरासाइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं।
और उन सब्सटेंसेस की रिलीज करने से कोशिश करते हैं कि इस पैरासाइट को मार सकें। वो सब्सटेंसेस क्या हैं, कुछ सब्सटेंसेस के नाम उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन की हाईली रिएक्टिव फॉर्म्स को रिलीज करते हैं, उसके अलावा मेजर बेसिक प्रोटीन को रिलीज करते हैं। मेजर बेसिक प्रोटीन क्या है? इट इज अ हाईली लार्विसिडल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड जिसका नाम क्या है? मेजर बेसिक प्रोटीन। तो मेजर बेसिक प्रोटीन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ऑक्सीजन की रिएक्टिव फॉर्म, इस तरह के मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को ये रिलीज करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब किसी इंसान के अंदर ट्राइकोनोसिस होता है, ये उन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन डिस्कस की हुई है कि जब ये पोक वॉर्म आप इन्फेक्ट करता है किसी इंसान को, तो उसके अंदर भी इयोसिनोफिलिया होता है, यानी इयोसिन्स की तादाद इंक्रीज कर जाती है। और फिर छठी चीज जो उन्होंने बताई है वो ये कि इयोसिन्स बेसिकली वो भी होते हैं, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई एलर्जी है तो वो उस जगह पे मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करेंगे, और ये इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर इयोसिन्स को वहां पे जमा कर लेगा और वहां पे एलर्जी कॉज हो जाएगी। इनफैक्ट एलर्जी कॉज होगी नहीं, बल्कि जिस जगह पे एलर्जी हुई हुई है उस जगह पे ये जाके थोड़ा हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, थोड़ा फैगोसाइटोसिस करेगा, और कुछ जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका एलर्जिक रिएक्शंस में एक अहम रोल है इयोसिनोफिल्स का। ठीक हो गया। तो हमने पढ़ा है कि ये एक वीक फैगोसाइट्स हैं, ये सब्सटेंस ये चिपक जाते हैं और सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। उसके अलावा ये कीमोटैक्सिस को फॉलो करते हैं, जो हमने देखा एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। उसके अलावा हमने देखा कि पोक वॉर्म की इन्फेक्शन ट्रिकोनोसिस के अंदर खास तौर पे इयोसिनोफिल्स की तादाद इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के अंदर उन्होंने क्या बताया कि पहली चीज तो उन्होंने ये बताई है कि मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स हेपेरिन रिलीज करते हैं। ठीक है, हेपेरिन का रोल है ब्लड की कोएगुलेशन, तो बेसोफिल्स ब्लड की कोएगुलेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि द मैस्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामीन्स एज वेल एज स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन, ये इनको भी रिलीज कर रहे होते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैंने इयोसिनोफिल्स में कंफ्यूज कर दिया शायद। इयोसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस को खत्म करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी जहां पे एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं उस तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस को खत्म करने में रोल प्ले करते हैं। और बेसोफिल्स जिस जगह पे इशू है वहां पे एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवा रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टामीन्स का क्या काम है, तो ये हिस्टामीन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करवा रहे हैं। बेसिकली ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रही होती है, ये इसकी एक खास अट्रैक्शन होती है मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ। ये बेसोफिल्स के ऊपर अटैच हो जाती है और जब ये अटैच हो जाती है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी की अटैचमेंट के नतीजे में, जारी बात है जब ये अटैच हो गई तो इसके ऊपर जाके एंटीजन अटैच होगा, ये एंटीबॉडी है ना, इसके ऊपर एंटीजन अटैच होगा। ये देखिए आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ना, ये मिसाल के तौर पे बेसोफिल है, इसके ऊपर आके इम्यूनोग्लोबिन ई अटैच हो गई, इम्यूनोग्लोबिन ई ने अपने साथ एंटीजन को अटैच कर लिया और ये एज अ रिजल्ट ये जो है बेसोफिल ये बर्स्ट कर जाएगा। जब ये बर्स्ट करेगा तो यहाँ से लार्ज क्वांटिटीज में इसके अंदर जो हिस्टामीन थे, ब्रेडिकाइनिन था, जो इसके अंदर चीजें मौजूद थी वो निकल जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगी और इस तरह से इन्फ्लेमेशन को भी कॉज करेंगी और मुख्तलिफ तरह के एलर्जिक रिएक्शंस को ये कॉज करेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लीकोपीनिया। लीकोपीनिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसीज की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसीज। इसके अंदर ना बहुत से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली होता है क्या है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर हर वक्त बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, इसी तरह से इंसान के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इसी तरह आइज, यूरेथ्रा, वेजाइना, ये हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को के सामने एक्सपोज हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं तो ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी औकात से बढ़ने नहीं देते, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड नहीं करने देते। लेकिन अगर ल्यूकोपीनिया हो गया यानी डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हो गई, तो हो सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर वक्त आपकी बॉडी में मौजूद है यही इतने हावी हो जाएं कि ये इंसान के ऊपर डिजीज कॉज करना शुरू कर दें और हत्ता के डेथ तक भी पहुंचा सकते हैं इंसान को। हो गया। अब आते हैं लीकोपीनिया के कॉजेज की तरफ। वो बता रहे हैं नंबर एक तो जब हम रेडिएशन यूज करते हैं, रेडिएशन कर रहे हैं, एक्स रेज, गामा रेज, तो हो सकता है कि रेडिएशन आपके बोन मैरो को डैमेज कर दें और बोन मैरो के डैमेज होने के नतीजे में कम डब्ल्यूबीसी की तादाद बने। और दूसरा ये भी होता है कि कुछ कॉमन ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के नतीजे में डब्ल्यूबीसी की तादाद कम हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि बोन मैरो अगर डैमेज हुई है
तो रेडिएशन की वजह से, तो ये कुछ अरसे बाद रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो अगर पेशेंट के अंदर प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन्स दी जाएं ताकि जो टाइम है, और एंटीबायोटिक्स भी दी जाएं ताकि अगर डब्ल्यूबीसी काम नहीं करे तो हम एंटीबॉडी से इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकें। तो कुछ अरसा अगर हम अवॉइड करेंगे तो बोन मैरो विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स खुद ही अपनी जो डब्ल्यूबीसी की कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मलाइज कर देगी, यानी ये मसला परमानेंट मसला नहीं होगा, नॉर्मलाइज हो सकता है। फिर उसके बाद आता है ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमिया बेसिकली आप इसको डब्ल्यूबीसी का कैंसर कह सकते हैं। ये डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल अमाउंट में ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। मैं बल्कि रीड ही कर देता हूँ, लिखा हुआ है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज कैन बी कॉज्ड बाय कैंसेरियस म्यूटेशंस of a myelogenous or lymphogenous cell. This process causes leukemia, which is usually characterized by greatly increased number of abnormal WBCs in the circulating blood. ठीक है, फिर आते हैं टू जनरल टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज, एक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। बेसिकली आपको पता होगा कि मैंने पहले इस चैप्टर में बताया कि एक लिम्फोसिटिक लीनियज होती है जो आपके लिम्फ टिश्यूज में हो रही होती है, और एक माइलोसिटिक लीनियज होती है जो आपके बोन मैरो के अंदर हो रही होती है। माइलोसिटिक लीनियज से आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स बन रहे होते हैं, मोनोसाइट्स बन रहे होते हैं, और मेगाकैरियोसाइट्स बन रहे होते हैं, और लिम्फोसिटिक लीनियज के अंदर आपके पास लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर तो बोन मैरो में इशू आ गया है तो माइलोसिटिक लीनियज के सेल्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये माइलोजेनस ल्यूकीमिया है। और अगर लिम्फ टिश्यूज में इशू आ गया तो वो डब्ल्यूबीसी जो लिम्फोसाइट्स है जो कि लिम्फ टिश्यू में बन रहे थे वो इंक्रीज कर देंगे, तो हम कहेंगे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा। बेसिकली क्या, जाहिर सी बात है, जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे। मुख्तलिफ सेल्स की डिफ्रेंशिएशन खराब होने की बेस पे अगर न्यूट्रोफिल्स की खराब है तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, इसी तरह ईओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया और बेजोफिलिक ल्यूकीमिया, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। और वो कहते हैं कई दफा तो मतलब वो जो सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो किसी भी नॉर्मल सेल से मुशाबहत नहीं रख रहे होते, तो ये प्रॉब्लम्स डेथ को कॉज करते हैं, जाहिर सी बात है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ल्यूकीमिया ऑन द बॉडी। पहला तो नुकसान इस ल्यूकीमिया का क्या हो रहा है कि ये जो मेटास्टेटिक ग्रोथ आपके बोन मैरो में हो रही है, तो ये मतलब मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि वो जो कैंसर होता है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये बाकी बोन को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बोन में बहुत पेन कॉज कर सकता है, और उसके अलावा इवेंचुअली ये बोन्स का फ्रैक्चर भी कॉज कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि ल्यूकीमिया चाहे बोन मैरो में फॉर्म हुआ हो या लिम्फ टिश्यू में फॉर्म हुआ हो, बहरहाल ये बहुत सी जगहों को, मतलब स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिवर, इनको तो समझे बस इफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे कहीं भी फॉर्म हो रहा हो, ये ऐसे इफेक्ट्स कर रहा होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस डेवलप हो सकती हैं, सोयर एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होगी? क्योंकि प्लेटलेट्स की तादाद भी इसने बहुत कम कर देनी है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। जब मुख्तलिफ जगहों को डैमेज कर रहा है तो फिर सारी चीजें डैमेज होंगी ना। और एंड में जो आखिरी नुकसान में ल्यूकीमिया का बता रहे हैं वो ये कि देखें डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन बहुत तेजी से की जा रही है, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ बॉडी की जो एनर्जी थी, जो बॉडी ने खाना रखा हुआ था, उस खाने को भी यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी रिजर्वॉयर्स थे, जो अमीनो एसिड्स थे, उनको भी यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यार हमने बहुत डब्ल्यूबीसी बनाने हैं, हमें दीजो। तो ये एनर्जी रिजर्वॉयर्स को यूज कर देंगे, बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होंगे उन बेचारों के लिए भी एनर्जी की कमी हो जाएगी, तो रैपिड डिटोरिएशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन टिश्यू ऑफ द बॉडी हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की जो एबनॉर्मल तादाद बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, उसने आपके जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको कम करना शुरू कर दिया। तो ये ल्यूकीमिया का नुकसान हो गया। एक आपको मैं जो इफेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया उसके लिए निमोनिक बता दूं, क्योंकि बहुत जबरदस्त निमोनिक है। बाकी निमोनिक्स भी इंशाल्लाह निमोनिक की अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो निमोनिक है कि ल्यूकीमिया की वजह से इंसान बीमार हो जाता है। BIMAR, बीमार। B फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसी, I फॉर इन्फेक्शन, M फॉर मेटास्टेटिक ग्रोथ, A फॉर एनीमिया, और R फॉर रैपिड नीड ऑफ अमीनो एसिड एंड सब्सट्रेट्स। तो ये सारा कुछ कॉज कर रहा होता है आपके पास ल्यूकीमिया। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मेरे से।